Good morning everybody. Hope you are enjoying your days. आप सभी का स्वागत है. You all are welcome back in the part 2 or we should say in the second video for the class 12th. हालांकि हम यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे. ये वीडियो वैसे तो क्लास 12th के लिए है पर it is not only for class 12th. इसको हमने ऐसे टॉपिक को कवर किया है जो क्लास 10th, 11th और यहाँ तक कि आगे की क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं या लिटरेचर पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत काम का है. हमने इसमें आज एक ऐसा टॉपिक लिया है जो मोस्टली अनटच्ड होता है, जिसको लोग कवर नहीं करते या बहुत ही सरफेस लेवल पे उसकी स्टडी की जाती है. पर हम कोशिश करेंगे कि इसे आसान भाषा में इन as much easy language as possible हम समझने की कोशिश करेंगे. हमारा टॉपिक है आज का पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच. आपको याद होगा, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो जरूर देखें. उस पिछले वीडियो में हमने लास्ट सेगमेंट्स में एक टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का एक पोएटिक डिवाइस समझा था जिसको हम फोरग्राउंडिंग कहते हैं. फोरग्राउंडिंग क्या है उसको समझने के लिए आप वो पिछला वीडियो देखें. हम उसके आगे के डिवाइसेस इस वीडियो में कवर करेंगे और इसी से जुड़ा हुआ हम एक और वीडियो बनाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द पोएटिक डिवाइसेस व्हिच आर चीफली यूज्ड इन वन वीडियो ओनली. तो हम इस सीरीज में आगे एक और वीडियो आपके सामने लाएंगे. पर फिलहाल आज आप इसका पार्ट 1 देखिए, पोएटिक डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच. हम सबसे पहले बात करें पोएटिक डिवाइसेस क्या है. पोएटिक डिवाइसेस आर डिवाइसेस व्हिच आर यूज्ड टू हाइटन द इफेक्ट ऑफ द पोएट्री. या हम दूसरी भाषा में दूसरे तरीके से कहें तो पोएटिक डिवाइसेस आर एक्चुअली टूल्स टू क्रिएट रिदम इन द पोएट्री, एनहांस पोएम्स इफेक्ट, मीनिंग और इंटेंसिफाई द मूड. हम कुछ भी कह सकते हैं. वो उस पोएट्री के, उस कविता के प्रभाव को बढ़ाता है, रीडर्स का अटेंशन ग्रैब करता है, आप उसे आगे पढ़ने के लिए और ज्यादा मोटिवेट होते हैं. इसी तरह इसी पोएटिक डिवाइस का एक छोटा सा पार्ट दूसरा है फिगर्स ऑफ स्पीच. फिगर्स ऑफ स्पीच जो है वो भी टाइप ऑफ एक पोएटिक डिवाइस है, पर हम इसको इसलिए हिंदी में जिसको आप अलंकार कहते हैं वो हम देखें तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या हो जाता है. प्रोज राइटर्स, आपकी टेक्स्ट बुक के कुछ पार्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें एक हिस्सा पोएट्री के लिए होता है, एक प्रोज होते हैं और एक ड्रामा का पार्ट होता है. ड्रामा के चैप्टर्स कम होते हैं. उनमें भी यानी प्रोज राइटिंग में, जिसको हम हिंदी में गद्य लेखन बोलते हैं, उसमें फिगर्स ऑफ स्पीचेस का काफी यूज मिलता है. और कविताओं में यानी पोएट्री में, वेदर दे आर शॉर्ट पोएट्रीज और लॉन्ग, उनमें आपको पोएटिक डिवाइसेस कई जगह पर मिलते हैं. आप सोच कर देखिए, अगर एक कहानी हम लिख रहे हैं और हम उसे बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिख दें तो शायद उस कहानी को कोई ना पढ़े या उससे कोई प्रभावित नहीं होगा. मान लीजिए हम एक कहानी लिख रहे हैं और हमारे उस कहानी का कैरेक्टर अकबर है और हम लिखें कि अकबर एक राजा था, अकबर ने इन राज्यों को जीता, अकबर एक दिन बाजार गया, अकबर ने वहां से एक तलवार खरीदी. इस तरह से हम अगर इस कहानी को सिंपली लिख दें तो शायद ये लोगों पर, रीडर्स पर, या अगर हम इसे एनेक्ट करवाएं मंच पर तो देखने वालों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा. पर अगर इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच, डिफरेंट अलंकार, बातों को कहने का एक एस्टोनिशिंग, शानदार वे अगर हम यूज करें तो वो रीडर्स को, स्पेक्टेटर्स को यानी दर्शकों को इन्फ्लुएंस करेगी और वो से और पढ़ेंगे, वो काफी फेमस होगी. तो पोएट्री में और प्रोज राइटिंग में पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का काफी महत्व है. दे आर रियली इंपॉर्टेंट एंड दे आर used in abundance in these in these works, in this writing works. तो हम सबसे पहले बात करें पोएटिक डिवाइस की. फोरग्राउंडिंग के लिए आप उस पिछले वीडियो को रेफर करें प्लीज. बाकी फोरग्राउंडिंग के बारे में हम एक क्विक एंड इजी रिव्यू एक छोटा सा ले लेते हैं. फोरग्राउंडिंग क्या है? फोरग्राउंडिंग ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब हम किसी लैंग्वेज के कंस्ट्रक्शन यानी सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस के नॉर्मल वे से हटकर जब उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसे यूज करते हैं, उस जनरल आइडिया, जनरल रूल से हटकर उल्टा सीधा यूज करते हैं, तो वो फोरग्राउंडिंग कहलाता है. इसके 2 पार्ट भी हैं, वो हमने पिछले वीडियो में देखे थे. आज हम इजी टू हार्ड के क्रम में हम आगे पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे. सबसे कॉमन और चीफली यूज होने वाला पोएटिक डिवाइस है
सिमली। इट्स SIMILE, इसको प्रोनाउंस किया जाता है सिमली। ये क्या है? सिमली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक थिंग्स बाय यूजिंग वर्ड्स लाइक एज, वर्ड्स लाइक, एज और लाइक, इस तरह के शब्दों का यूज करके जब हम दो भिन्न वस्तुओं में या व्यक्ति में कोई तुलना करते हैं, कम से कम जिनमें एक चीज कॉमन हो, देयर शुड बी एटलीस्ट वन थिंग इन कॉमन, जब हम उस चीज को, उस पार्ट ऑफ नेचर को अगर हम उससे कंपैरिजन करके बताते हैं, उसकी इंटेंसिटी बताने के लिए या ये बताने के लिए कि हाउ मच इट इज लो, तो वो सिमिली कहलाती है। जैसे अगर हम ये बताना चाहें कि हम बहुत बिजी हैं, ये बहुत ही कॉमन सिमिली का एग्जांपल है कि अगर हम बताना चाहें कि हम बहुत बिजी हैं तो हम उसका कंपैरिजन मधुमक्खी यानी बी से करते हैं। कभी आपसे कोई पूछे आर यू फ्री, आर यू कमिंग टू माय हाउस, और आप अगर कहें कि नहीं मैं बिजी हूं, तो आप कहते हैं आई एम एज बिजी एज बी, मैं बी यानी मधुमक्खी की तरह बिजी हूं, यानी मधुमक्खी के वर्क्स को बिजनेस का एक सिंबॉलिक वे में उसको लिया गया है। मधुमक्खी आप जानते हैं शी इज बिजी इन मेकिंग हनी ऑल द डे अलोंग, तो वो शहद बनाने में बहुत व्यस्त होती है और बहुत व्यस्तता उसकी होती है, तो उसकी व्यस्तता को हम अपनी बिजीनेस से कंपेयर करके बताना चाहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, इतने बिजी जितनी मधुमक्खी होती है, तो हम क्या कहेंगे? आई एम एज बिजी एज बी। इसी तरह और एग्जांपल्स देखें, अगर हम किसी चीज की वाइटनेस, उसकी सफेदी को बताना चाहते हैं कि ये काफी सफेद है, काफी बहुत अच्छे चमकदार शाइनिंग व्हाइट कलर का है, तो हम उसका कंपैरिजन स्नो से करते हैं और हम कहते हैं एज व्हाइट एज स्नो, उतना सफेद जितनी की स्नो होती है, बर्फ होती है। तो ये कंपैरिजन हम एज का यूज करके करते हैं, जिसे एक पोएटिक डिवाइस सिमिली कहा जाता है। इसमें हम काफी शब्दों को, काफी कंपैरिजंस ले सकते हैं, जैसे एज, रेड एज रोज, इस तरह से काफी कंपैरिजंस आते हैं। ये तो हुआ एज का यूज करके। हम इसी को लाइक वर्ड का यूज करके भी कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे शी इज बिजी लाइक बी या इट इज व्हाइट लाइक स्नो, इस तरह से लाइक का यूज करके भी कंपैरिजन किया जा सकता है। तो जब दो अनलाइक वस्तुओं को जो समान नहीं है उनमें कंपैरिजन ड्रॉ करने के लिए हम कुछ तुलनात्मक कुछ संकेत देते हैं, तो वो सिमिली कहलाता है। दैट इज वेरी कॉमनली यूज्ड पोएटिक डिवाइस विच इज रियली गुड एंड यू शुड नो अबाउट इट। इसी से मिलता जुलता एक पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। जहां तक मुझे जानकारी है हिंदी व्याकरण में इसे उपमा अलंकार या इस तरह का कुछ कहा जाता है, क्योंकि ये भी तुलना देने के काम आता है, कंपैरिजन ड्रॉ करने के काम आता है। ये कुछ कुछ सिमिली से मिलता जुलता है, बट इसमें एक छोटा सा सिमिली से डिफरेंस ये है कि इन दिस पोएटिक डिवाइस थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय सेइंग दैट दिस थिंग इज अनदर थिंग। ये चीज एक दूसरी वस्तु है, यानी यहां किसी एक कॉमन क्वालिटी को कंपेयर नहीं किया जाता, बल्कि पूरी वस्तु, पूरी कमोडिटी या पूरे व्यक्ति को किसी दूसरी चीज से या व्यक्ति विशेष से कंपेयर कर दिया जाता है, तुलना कर दी जाती है, तो वो मेटाफर कहलाता है। जैसे हम अगर एक सेंटेंस को सिमिली से बनाएं तो वो किस तरह बनेगा? मान लीजिए हमारा एक एग्जाम्पल है कि वह शेर की तरह युद्ध में लड़ा, He fought like a lion in the battle। तो हमने यहां like का यूज करके उसकी ब्रेवरी को, उसकी फाइटिंग स्किल को लायन की ब्रेवरी या फाइटिंग स्किल या स्ट्रेंथ से कंपेयर किया, तो हमने सिमिली का यूज किया। इसी सेंटेंस को हम अगर मेटाफर से यूज करें तो हम शायद कहेंगे he was lion in the battle। लायन इन द बैटल यानी वो युद्ध में शेर के समान था, क्योंकि हम जानते हैं जंगल का राजा, फॉरेस्ट का किंग कौन है? लायन। उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, उसकी फाइटिंग स्किल सबसे शार्प है। तो इसी तरह अगर हम कहें कि जिस तरह जंगल में लायन होता है, उसी तरह उस पूरे बैटल में, उस पूरे युद्ध में, उस पूरे वॉर में वो शेर की तरह था, तो हम उसको पूरा का पूरा शेर से कंपेयर कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में वो मेटाफर कहलाता है। कई इसके बहुत इजी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हम कह सकते हैं कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। तो जिस तरह समुद्र में जहाज यानी शिप काम आता है, उसी तरह रेगिस्तान में ऊंट वहां का जहाज है। तो हमने पूरे के पूरे ऊंट को कंपेयर किया, कैमल को कंपेयर किया शिप से, जहाज से,
तो वो कहलाएगा मेटाफर। तो ये इजी टू हार्ड के सीक्वेंस में बहुत आसान डिवाइसेस हैं जो बड़े इजीली समझ में आते हैं। कुछ आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन हम इस तरह समझते चलेंगे तो ये बहुत इजी हो जाएंगे। हम इनको समझने के लिए, टू अंडरस्टैंड देम वेल, हम क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग और वी आर ड्रॉइंग एग्जांपल्स फ्रॉम द डेली लाइव्स ऑफ पीपल लाइक अस। हम अपने लोगों के बीच में से एग्जांपल्स ले रहे हैं। बाकी इन चीजों का एग्जांपल देने के लिए हैवी लिटरेचर वर्क्स में से हम एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे तो शेक्सपियर के वर्क्स में से या फ्रांसिस बैकन या बड़े बड़े जो फेमस राइटर्स हैं उनके वर्क्स में से हम एग्जांपल ले सकते हैं। पर शायद अभी इनिशियल स्टेज पर आपको वो समझने में कठिनाई होगी, इसलिए हमने डेली लाइफ से छोटे छोटे एग्जांपल्स लेकर इनको समझने की कोशिश की है। पर जैसे ही हम इसको आगे ले जाएंगे तो हम लिटरेचर से, हैवी लिटरेचर वर्क से भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड इन दिस सीक्वेंस, हमारा नेक्स्ट यानी थर्ड पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। इसको शायद हिंदी व्याकरण में व्यक्तिकरण ऐसा कुछ नाम दिया गया है। खैर, हम लेट्स स्टिक टू इंग्लिश लैंग्वेज। पर्सोनिफिकेशन जो पोएटिक डिवाइस है, व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन टू नॉन लिविंग थिंग्स, जब मानवीय चीजें, मानवीय स्वभाव या एक्ट्स किसी नॉन लिविंग को दे दिए जाते हैं या उनको उस तरह से दर्शाया जाता है, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। मतलब वो चीजें जो अलाइव नहीं हैं हमारी तरह, उन्हें जब ह्यूमन की तरह रिप्रेजेंट किया जाए। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आपने एक ब्रूक नाम की पोएट्री जरूर पढ़ी होगी। उस ब्रूक में हम पढ़ते हैं, जब व्हेन वी रीड इट वी फाइंड दैट अ वाटरफॉल इज हिमसेल्फ एक्सप्लेनिंग और डिस्क्राइबिंग हिज जर्नी, इट्स जर्नी। सो वो ब्रूक खुद की यात्रा, जहां से उसका ओरिजिन है और कहां तक वो जाता है, उस यात्रा का वृत्तांत हमें खुद सुनाता है। ऐसे में वो ब्रूक को हमने ह्यूमन एक्ट्स जैसा बताया है, वो खुद को, जबकि वो एक अलाइव चीज नहीं है। तो ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा है पर्सोनिफिकेशन का। पर आपने ब्रूक नहीं भी पढ़ा हो तो हम कुछ छोटे से एग्जाम्पल, जैसा कि हमने कहा, वो लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आए। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब हम, आपने एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में सुना होगा, जब आप किसी अवसर को खो देते हैं या आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चांस कुछ अच्छा करने का आ रहा होता है, तो लोग आपसे कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो और इसका पूरा पूरा यूज करो, इस चांस को जाने मत दो। तो ऐसा एक कहावत के तौर पर बोला जाता है, ये एक हिंदी भाषा में एक सेइंग है कि अवसर बार बार आपका दरवाजा नहीं खटखटाता, या एक ही बार आपका दरवाजा खटखटाता है। इसको कहने का तात्पर्य क्या है, ये क्या मैसेज कन्वे करता है कि जब अवसर आपके पास आए तो उसे पूरी तरह से मेक मोस्ट ऑफ इट, इसका पूरा यूज करो, इसको जाने मत दो। यानी अवसर को हमने एक मनुष्य जैसा बताया है, क्योंकि मनुष्य ही आते हैं, दरवाजा आपका खटखटाते हैं, नॉक करते हैं, आप दरवाजा खोलते हैं, उससे मिलते हैं, मतलब उसका जो भी उससे बातचीत है उसका लाभ मिलता है आपको। इसी तरह अवसर का लाभ लिया जाता है। तो हम सेंटेंस क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी knocks at the door once. Opportunity knocks at the door once. एक ही बार अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर जो है, आपका दरवाजा खटखटाता है। तो यहां अपॉर्चुनिटी को हमने ह्यूमन ट्रेट दिया है, ह्यूमन की तरह उससे डील कर रहे हैं, तो वो एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। जबकि अवसर जो है कोई चलता फिरता व्यक्ति तो है नहीं, पर हम उसे शो उस तरह से, रिप्रेजेंट उस तरह से कर रहे हैं, इसलिए वो पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। ऐसे काफी एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे द स्टार्स आर डांसिंग, हम देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, उनका टिमटिमाना, उसे अगर हम कंपेयर करें कि वो नाच रहे हैं, तो स्टार्स तो एक्चुअली लाइक अस, लाइक ह्यूमंस डांस नहीं करते हैं, पर उनका टिमटिमाना अगर हम डांस के नाम से रिप्रेजेंट करें तो हम क्या बोलेंगे, द स्टार्स आर डांसिंग। एक्चुअली दे आर नॉट डांसिंग एंड एक्चुअली दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर नॉन लिविंग, लेकिन हम उसे लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल हुआ पर्सोनिफिकेशन का। आगे देखें,
इसी में हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हाइपरबोल। हाइपर आप जानते हैं क्या होता है, एक्स्ट्रा, लिमिट से बाहर का। हाइपरबोल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम शायद हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं। हाइपरबोल में किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसके प्रभाव के लिए, उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इट्स अ great exaggeration of a certain thing, certain statement or certain point which is more than limit, beyond the limit, जो जरूरत से ज्यादा हो। जैसे इंग्लिश में एक बहुत ही कॉमन फ्रेज, एक लाइन बोली जाती है, आई एम सो हंग्री दैट आई कुड ईट अ हॉर्स। कुड इसलिए क्योंकि पॉसिबिलिटी कम है। आई एम सो हंग्री, मैं इतना भूखा हूं कि आई कुड ईट अ हॉर्स। यहां पर इन रियलिटी जो ये व्यक्ति है वो ही कैन नॉट ईट द हॉर्स, लेकिन उसकी भूख, उसकी हंगर, उसकी एपेटाइट को शो करने के लिए कि वो एक्सेस में बहुत ज्यादा है, बहुत लिमिट से बाहर है, उसको बताने के लिए हमने उसकी एपेटाइट को इससे कंपेयर कर दिया कि वो हॉर्स को खा सकता है। तो ये हाइपरबोल का एग्जाम्पल है, किसी बात को एक्स्ट्रा, जरूरत से ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, एक्सेजरेट करने के लिए। जैसे हम दूसरी और चीजों को देखें, हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आई एम सो इन द सोरो, आई एम सो मच इन द सोरो, मैं दुख में इतना ज्यादा हूं दैट आई कैन फिल अप द पॉन्ड विथ माई टीयर्स, मैं आंसुओं से तालाब भर सकता हूं। तो इतना दुखी, एक्चुअली इट इज नॉट इन रियल, इसका जो मीनिंग है बीनीथ द सरफेस वो कुछ अलग है। इसका मतलब मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं, पर यहां उसको एक्सेजरेट करने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट, जिसको हम कहेंगे ओवर स्टेटमेंट, यूज किया गया है कि आई एम सो मच इन सोरो दैट आई कैन फिल अप द पॉन्ड विथ माई टीयर्स। तो ये एग्जाम्पल हुआ हाइपरबोल का। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था फोरग्राउंडिंग, इसमें देखा सिमिली, सिमिली के बाद मेटाफर, मेटाफर के बाद पर्सोनिफिकेशन, और ये है हाइपरबोल। इसके बाद हम नेक्स्ट एक पोएटिक डिवाइस देखते हैं। हमारा नेक्स्ट डिवाइस है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जब हम कुछ शब्दों को, या यूं कहें कि सेम बिगिनिंग साउंड वाले वर्ड्स को रिपीट करते हैं इन ऑर्डर टू ब्रिंग इफेक्ट इन द पोएट्री। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देखें, बैकीज बीगल बार्क्ड, बैकीज बीगल बार्क्ड। अब देखिए यहां जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है उसका प्रोनाउंसिएशन या बिगिनिंग साउंड जो आ रहा है वो सबका सेम है। इससे उस पोएट्री में काफी इफेक्ट आता है। इसके और लेंदी एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल शायद आपने सुना या देखा होगा, शी सेल्स द, शी शेल्स ऑन द सी शोर। ये एग्जांपल देखिए, शी शेल्स द सी शेल्स ऑन द सी शोर। अब यहां इसका बिगिनिंग साउंड लगभग एक जैसा है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है एलिट्रेशन का। आप देखिए वो क्या करती है, वो बेचती है। क्या बेचती है? शी शेल्स, वो शेल्स जो होते हैं जो समुद्र में मिलते हैं, ऑन द सी शोर, समुद्र के किनारे पर, कोस्टल जो एरिया होता है वहां पर वो उसको बेचती है, सेल करती है। तो ये काफी अच्छा एग्जांपल है एलिट्रेशन का। ये आप कॉमनली इन अबंडेंस आप अपनी पोएट्रीज को पढ़ते वक्त पाएंगे। तो ये हुआ हमारा नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन। हमारा अगला डिवाइस है रिपीटिशन। ये काफी हद तक टू अ लार्जर एक्सटेंट ये एलिट्रेशन से मिलता जुलता है, पर थोड़ा सा इसको अलग से समझें, ये थोड़ा अलग है। रिपीटिशन जो है वो रिपीटेटिव यूज ऑफ वर्ड्स है
आइडियाज है फॉर इफेक्ट्स, बात वही है, पर वहां पर बिगिनिंग साउंड सेम होता है। यहां कई बार पूरा वर्ड या कलेक्शन ऑफ वर्ड, 2-3 वर्ड्स का इकट्ठा कलेक्शन होता है, उनको रिपीट किया जाता है। इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लेंगे और आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी बात पर, अपनी किसी स्टेटमेंट पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, तो वो रिपीटिशन हो जाएगा। जैसे आप कहें आई कांट रीड, आई कांट राइट एंड आई कांट स्पीक। आई कांट रीड, आई कांट राइट, आई कांट स्पीक। अब ये तीनों चीजें हमारे जो एजुकेशन है या हमारी लिटरेसी है उसको वो नहीं है ऐसा बताने के लिए अगर जोर दिया है, एम्फेसाइज किया है, तो तीनों चीजों को जोर से बोला या एक ही वे में बोल दिया। आई कांट रीड, आई कांट राइट, आई कांट स्पीक, यानी इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, I can't do these things, so I have no good qualification. So ये है एक रिपीटिशन, सिंपल है, बहुत समझने में आसान है। इसके बाद हम एक चीज देखते हैं, इसको शायद आपने पहले देखा हो या किसी जगह आपने पढ़ा हो, ये भी आसान है समझने में। नाम थोड़ा सा ऐसा है जो आपने कॉमनली नहीं सुना होगा, पर बहुत अच्छा पोएटिक डिवाइस है और काफी जगह हमें देखने को मिलता है। इवन वी यूज इट फ्रीक्वेंटली विदाउट नोइंग इन आवर डेली लाइफ्स। इसका नाम है तो हमारा अगला पोएटिक डिवाइस है ओनोमैटोपिया। ये थोड़ा सा नाम जो है आपने कॉमनली नहीं सुना होगा, पर यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि हम इस पोएटिक डिवाइस का बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इन आवर डेली लाइफ्स विदाउट इवन नोइंग। हमें पता नहीं होता है, पर हम उन शब्दों का यूज कर रहे हैं जो एक्चुअली दे आर एग्जांपल्स ऑफ ओनोमैटोपिया। सो हियर वी आर, वी विल अंडरस्टैंड इट इन इजी वे। ओनोमैटोपिया क्या है? व्हेन द पर्टिकुलर वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द साउंड, और ये साउंड से जो वर्ड बना है ये उस पर्टिकुलर वस्तु या उस व्यक्ति या उस किसी भी चीज से आता है और उसी का साउंड है और उसी से वो वर्ड बन जाता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रेप्टाइल, स्नेक। स्नेक जो है आप जानते हैं वो किस तरह का साउंड निकालता है, इस तरह से कुछ इसे लिखा जाता है, ऐसा कुछ साउंड वो निकालता है जो, और ये जो साउंड है इसी को हम वर्ड के तौर पर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड लिख देते हैं। तो ये जैसा साउंड है वैसा ही वर्ड बना दिया गया, यानी वर्ड कहां से डिराइव हुआ है, साउंड से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये बना है। तो ये उसका एक एग्जांपल है। या आप देखें डोर, हम कहते हैं समवन इज नॉकिंग एट द डोर, तो ये जो नॉक नॉक वर्ड है, ये नॉक कहां से आया है, वो साउंड आप देखें जब आप दरवाजे को खटखटा कर देखेंगे, एक लाइव प्रैक्टिकल करेंगे तो आप देखेंगे कि नॉक नॉक ही आवाज वहां से आती है, और इसी से ये वर्ड बना हुआ है, नॉकिंग या नॉक नॉक। या आप देखें आप किसी क्रिस्पी वेपर या चॉकलेट वगैरह को खाते हैं तो उसमें से जो आवाज आती है क्रंच, तो वो क्रंच जो वर्ड है, क्रंचिंग, CRUNCH, वो क्रंच भी ओनोमैटोपिया का एक एग्जाम्पल है। या घड़ी की, क्लॉक की टिक टिक, तो वो टिक टिक हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं, टिक टिक, तो ये वर्ड इज एक्चुअली साउंड एंड द सेम इज द वर्ड। तो ये जो टिक टिक है ये भी ओनोमैटोपिया का एक एग्जाम्पल है। तो आज के लिए इतने पोएटिक डिवाइसेस काफी हैं। मैंने आपको बताया था देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, बट सम ऑफ देम आर सब्स्टिट्यूट ऑफ वन अनदर, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग हियर ओनली 5 to 6, and chiefly in our textbooks we find only 9 to 10 or in the most 12-15। तो उतने ही पोएटिक डिवाइसेस हम समझेंगे, उन्हें थोड़ा डीप समझेंगे। जैसे एक दो पोएटिक डिवाइसेस ऐसे हैं जिसके लिए हमारा पूरा एक वो सेशन उसी के ऊपर होगा। जैसे इन्हीं में जब हम आगे पढ़ेंगे तो एक पोएटिक डिवाइस आयरनी जो होगा उस पर हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे, क्योंकि वो एक अम्ब्रेला टर्म, उसके अंदर काफी सारे आयरनीज का टाइप्स हैं, तो वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। आपको ये आई होप ये वीडियो पसंद आएगा, और ध्यान रखें विवेकानंद स्कूल इज ऑलवेज विथ यू, एंड हम कोशिश करेंगे कि आपका एजुकेशन में जरा सा भी आप पीछे ना हो, यू डोंट लैग बिहाइंड, आपका नॉलेज अप टू डेट अपडेटेड रहे।
इस विश के साथ थैंक यू फॉर टुडे।